तो प्लांट मेंटेनेंस में ना हमारे कुछ 5 से 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर रहता है, स्टीम ट्रैप रहता है, बॉयलर रहता है, उसके अलावा कन्वेयर रहता है, और फिर कुछ जनरल मेंटेनेंस के टाइप्स हैं। बस ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है इसका, कम ही है। अच्छा, तो कंप्रेसर करेंगे आज, जिसमें है क्या, कंप्रेसर बेसिकली होता है क्या, बस ऐड एनर्जी टू द गैसेस या ऐड एनर्जी टू द एयर। आपको एयर को अगर एनर्जी ऐड करवानी है, तब उसको कंप्रेसर यूज़ करते हो। कंप्रेसर बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहले आपके पास होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, दूसरा होता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अच्छा, कंप्रेसर की जहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है कुछ के, कंप्रेसर जो होता है ना बेसिकली वो पेंट करने के लिए यूज़ होता है। आपकी सैंड ब्लास्टिंग बेसिकली आपके जो मटेरियल के ऊपर से ना, आपका जो, जैसे आपके पास एक मटेरियल है जिसके ऊपर रस्ट लगी हुई है, उसकी रस्ट को हटाने के लिए या पेंट करने से पहले आपको उसको सरफेस फिनिश करने के लिए ना आप उसकी सैंड ब्लास्टिंग करते हो। तो ये इस तरह कोई भी अपने प्रोडक्शन लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए कंप्रेसर यूज़ होता है। तो बेस्ट तरह से इसकी एप्लीकेशन है, और ये करता है कि बेसिकली आपको जो वो होता है ना, फ्लूइड होता है, फ्लूइड को एनर्जी ऐड इन कर देता है उसको। कंप्रेसर का जो पहले हमारे पास वो है ना, वो हमारे पास है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इसमें उन्होंने यूज़ किया हुआ है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। इसमें होता क्या है, दो हमारे पास स्क्रू होते हैं, ये 2 स्क्रू हैं। एक हमारे पास प्राइम मूवर होता है, दूसरा उसके साथ घूम रहा होता है, उसके रिस्पेक्ट से घूम रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास प्राइम मूवर है, ये मेन मोटर है, और ये उसके रिस्पेक्ट से घूमेगा, ये पहले घूमेगा, फिर ये इसको भी घुमा रहा होगा। अब होता क्या है, इनके बीच में ना आपस में कैविटेशन होती है। इस कैविटेशन की वजह से एयर, जो कैविटेशन ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर यहाँ से इनटेक हो रही है, सही है, तो एयर ने एग्जिट यहाँ से होना है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन इसके जो ग्रूव्स होते हैं ना, ये आहिस्ते आहिस्ते कम होते रहते हैं, सही है। ये कम होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर जल्दी कंप्रेस हो जाती है। तो लिखा हुआ है मेन रोटर हैज़ हेलिकल लूप्स वेयर एज सेकेंडरी रोटर हैज़ हेलिकल ग्रूव्स। आपको जो मेन रोटर होता है उसमें एक लूप्स होते हैं, बाहर की तरफ इंडेंटेशन होती है, और दूसरे वाले में आपके अंदर ग्रूव्स होते हैं। दोनों साथ चलते हैं, आपकी जो इसमें एयर कंप्रेस हो रही होती है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि इसके अंदर हम फ्लूइड यूज़ कर रहे होते हैं हम, या फिर इसके अंदर वो यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना ऑयल के 3 पर्पज़ होते हैं यूज़ करने के। होता क्या है, जैसे हमारे पास ये कंप्रेसर है ना, यहाँ से एयर बाहर निकल रही होती है, और जैसे यहाँ से एयर बाहर निकलती है उसके अंदर हम ऑयल मिक्स करते हैं। ऑयल के यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो होता है लुब्रिकेट करना, जैसे बाहर निकले जो जैसे स्क्रू है ना, इनको लुब्रिकेट करना होता है। पहला फंक्शन तो ऑयल का ये होता है। दूसरा फंक्शन ऑयल का होता है कूलिंग करना। ऑयल ना, जैसे एयर जब कंप्रेस होती है बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको कूल करने के लिए भी काम आती है। और तीसरा होता है कि एयर को ना वापसी पीछे जाने से रोकता है। फ्लूइड जब ऑयल डालते हैं ना, तो ऑयल एक किस्म की सीलिंग प्रोवाइड करता है। तो सीलिंग करता क्या है कि ऑयल को वापसी पीछे, जहाँ से उसका इंटेक को एनर्जी को रोक रहा होता है। तो ऑयल के 3 फंक्शन होते हैं, पहले सीलिंग प्रोवाइड करना, दूसरा लुब्रिकेशन देना, और तीसरा इसका जो होता है वो लुब्रिकेशन, सीलिंग और कूलिंग प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे कंप्रेसर से हमारा आउटलेट निकला, यहाँ पे इसमें हमारे पास ऑयल भी मिक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास वो भी मिक्स होता है, एयर भी मिक्स होती है। तो यहाँ पे आता है, इसे ऑयल सेपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑयल अलग होता है, ऑयल वापसी नीचे आ जाता है, फिर दोबारा ऑयल को हम लोग अपने मेल फिल्टर के अंदर या फिर हमारा मेल ऑयल इंजेक्टर के अंदर उसको डाल देते हैं। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस कर चल रहा था। ऑयल के बेसिक ये पूछ सकते हैं कि ऑयल के 3 फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं। सील होता है, लुब्रिकेशन होता है, और तीसरा कूलिंग होता है। दूसरा हमारे पास टाइप है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। इसमें सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है, इसमें डबल एक्टिंग भी हो सकता है। ये सिंगल एक्टिंग है, एक टेस्ट से इनटेक आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर उसको आउटलेट डाल देगा। तो ये अभी सक्शन हो रही है, फिर कंप्रेशन होकर उसको यहाँ से एग्जॉस्ट कर देता है। तो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर हो जाता है। अच्छा, ये सिंगल एक्टिंग है, ये डबल एक्टिंग भी होता है, मैं बताता हूँ। डबल एक्टिंग कुछ इस तरह का होता है। एट अ टाइम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सक्शन किया, उस वक्त यहाँ पे एग्जॉस्ट कर रहा होता है, और जिस वक्त यहाँ पे एग्जॉस्ट कर रहा होता है यहाँ पे सक्शन हो रही होती है। ये दोनों काम एक साथ हो रहा होता है, मतलब डबल पिस्टन की तरह ऐड कर रहा होता है। ये इसको बोलते हैं डबल एक्टिंग पिस्टन है। और जो यहाँ पे है ना, ये सिंगल एक्टिंग है, मतलब एक ही जगह से इन आ रहा है, एक जगह से आउट हो रहा है। यहाँ पे एट अ टाइम अगर यहाँ पे सक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन पीछे आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन सक्शन होगी, और यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा होगा। इसी तरह जब भी आगे आ रहा होगा, तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा होगा, और यहाँ से इनटेक हो रहा होगा, जिसको बोलते हैं डबल एक्टिंग पिस्टन होता है। ये भी यूज़ होता है आमतौर पर कंप्रेसर में।
फिर हमारे पास तीसरी टाइप है, जो सेकंड टाइप है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इम्पेलर, ये लिख लगा हुआ है ना, इम्पेलर ही होता है। इम्पेलर के बाद दूसरा हमारे पास ये जो केस में लिखा हुआ है ना, डिफ्यूज़र होता है, ये डिफ्यूज़र। अच्छा, ये दूसरा डिज़ाइन है। आमतौर पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इम्पेलर, दूसरा केसिंग, तीसरा डिफ्यूज़र। इम्पेलर करता है क्या है, इम्पेलर आपकी जो इनटेक वाली जो एयर होती है ना, जिसको आप सक कर रहे होते हैं, उस एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर देता है। सही है। आपकी जो केसिंग होती है ना, बेसिकली इसको सपोर्ट भी दे रही होती है, और आपकी एयर को ना, जो एयर अंदर इनटेक हो रही है उसको डायरेक्ट भी कर रही होती है, मतलब किस जगह उसको थ्रो करना है। जैसे हमारा जो हमारा टारगेट है, हमारे अपनी एयर को यहाँ पे डायरेक्ट करना है, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रही होती है। और डिफ्यूज़र करता है कि बेसिकली कंप्रेसर में ना हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो डिफ्यूज़र करता है क्या है कि हमारे पास जो एयर होता है ना, उसका प्रेशर हाई कर देता है, वेलोसिटी कम कर देता है। इम्पेलर करता है कि सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाता है, हमें वो वेलोसिटी इतनी नीड हमारी होती नहीं वेलोसिटी की। हम करते हैं कि उस सी वेलोसिटी को ना हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिफ्यूज़र होता है ना, डिस्चार्ज डिफ्यूज़र, बेसिकली प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए काम आ रहा होता है। वही सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे काम के 3 कंपोनेंट होते हैं, इम्पेलर होता है, केसिंग होता है, डिफ्यूज़र होता है। केसिंग बेसिकली डायरेक्ट कर रहा होता है, इम्पेलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, और आखिर में डिफ्यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इम्पेलर है। इम्पेलर आता है, उस इम्पेलर उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर दी। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, आपके पास जो केसिंग होगी ना, केसिंग उसको डायरेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, और आपका डिफ्यूज़र होगा उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होती है। इसमें इम्पेलर होता है, इनवॉल्यूट से भी केसिंग होती है, और आपके पास डिफ्यूज़र भी होता है। इंक्रीज स्पीड रिजल्ट इन प्रेशर ड्रॉप, यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की जाती है, इसके प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सही है। फिर उसी जो स्पीड होती है उसको हम फिर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अक्सर औकात यहाँ पे इंटरकूलर भी लगा होता है। द कंप्रेस्ड एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द इनवॉल्यूट गैस गेट हॉट ड्यू टू कंप्रेशन। जब भी यहाँ से पास होता है ना, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आमतौर पे जो कंप्रेसर के अंदर हम इंटरकूलर लगाते हैं। इंटरकूलर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमारी एनर्जी कम कंज्यूम हो रही होती है। ये थोड़े आरसी का कॉन्सेप्ट है। आरसी में पढ़ा था कि अगर हम 2 कंप्रेसर हैं और दोनों कंप्रेसर हमारी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 30 बार कंप्रेस करना है हमने अपने फ्लूइड्स को। एक तरीका तो ये है, आप 30 बार कंप्रेसर ले आओ और वही अकेला आपको 30 बार तक कंप्रेस कर रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 2 कंप्रेसर लगाओ। पहला कंप्रेसर आपका कंप्रेस करा 20 बार तक कंप्रेस कर रहे हैं, सही है। आपने पहले 20 बार तक कंप्रेस किया, फिर आपने उसकी इंटरकूलिंग कर दी, फिर ठंडा कर दिया उसको। उससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो वर्क डन होता है ना, अच्छा 20 तक आपने कंप्रेस किया, फिर इंटरकूल किया, फिर उस इंटरकूल वाले जो फ्लूइड को ना आपने दूसरे कंप्रेसर में डाल दिया, फिर उसने फर्दर उसको 10 बार और इंक्रीज़ कर दिया, ओवरऑल 30 बार हो गया। इससे क्या होता है, डबल कंप्रेसर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारा वर्क इनपुट कम होता है इंटरकूलर की वजह से। इसलिए वो यूज़ की कि हमने आमतौर पर इंटरकूलर लगाते ताकि हमारे पास जो वर्क इनपुट है वो बढ़ जाए, बल्कि वर्क इनपुट कम हो जाए और एफिशिएंसी हमारी ओवरऑल इन्हांस हो जाए। अच्छा, वही लोकेशन है, हमें इसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे हमारे पास इसकी मेंटेनेंस आराम से की जा सकती हो। ड्राई, क्लीन और कूल इन्वायरमेंट में लगाना चाहिए इसको। आपके पास एयर वेंटिलेशन के एरिया होने चाहिए वहाँ पे, और आपको एक प्रॉपर आसपास कंप्रेसर की इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस वहाँ पे आराम से हो सकती हो। फ्लाई व्हील साइड ऑफ द यूनिट शुड बी प्लेस टूवर्ड द वॉल एंड प्रोटेक्ट विद द टोटली इनक्लोज बेल्ट गार्ड। जो फ्लाई व्हील भी होता है इसके अंदर, उसको आपको टोटली एक गार्ड के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बाकायदा एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए फ्लाई व्हील के आसपास। ये जो भी आपका रोटेटिंग कंपोनेंट है, भले आपका बेल्ट हो गया, आपका मोटर का पुली हो गई, जितना के कंपोनेंट जो कि रोटेट हो रहे हैं, आपको उसके बाहर बाकायदा एक गार्ड या बेल्ट गार्ड आपको लगाना चाहिए। ओवरहेड ऊपर आपके पास एक लिफ्ट के लिए जगह होनी चाहिए, ताकि आपके पास अगर कभी कंप्रेसर ख़राब हो जाए उसको बाकायदा उसको डी इंस्टॉल करना पड़े, ताकि आपको इतनी जगह होनी चाहिए कि आप उसको आराम से उठा सकते हो, ऊपर क्रेन लगा सकते हो। इस तरह आपके पास वेंटिलेशन है, आपको बाकायदा उसके लिए एयर के, इफ़ द कंप्रेसर इज़ एयर कूल्ड इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग एयर टू जेट द हीट लोड। अच्छा, 2 किस्म के कंप्रेसर होते हैं, एक होता है एयर कूल्ड, एक होता है वाटर कूल्ड। और ये हमारे पास ये था ना, ये वाला, ये हमारे पास ऑयल कूल्ड था, ये वाला, इसमें ऑयल से कूलिंग कर रहे हैं।
अच्छा, एयर कूल में हमें बकायदा उसके लिए वेंटिलेशन के लिए हमें बकायदा प्रॉपर स्पेस देना चाहिए कंप्रेसर को, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर कूलिंग वो सही से हो जाए। तो कंप्रेसर मस्ट नॉट बी ऑपरेटेड एट फुल लोड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। अच्छा, ये भी एक प्रिकॉशन है कि कंप्रेसर को ना कभी भी हम अपने फुल लोड पे नहीं चलाते। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 30 बार है तो हम 40 बार का या 45 बार का कंप्रेसर लेकर आएंगे। सही है, हम थोड़ा हाई टाइप का कंप्रेसर लेता है कि हमारे पास जो है ना वो उसकी जो रेंज है वो 40 बार तक कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हमेशा उसकी जो ख़ास तौर पे ये एयर कूल की बात हो रही है, उसको हम उसके फुल लोड से हमेशा कम ही चलाता है कि हमारे पास जो है वो देर तक चले और उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे। लिखा हुआ द इनलेट ग्रिड्स एंड वेंटिलेशन फैन शुड बी इंस्टॉल्ड इन सच अ वे दैट एनी रिसर्कुलेशन ऑफ द कूलिंग एयर टू बी कंप्रेस इज अवॉइडेड। तो बाकायदा आपको इसके अंदर ऐसा सर्किट आपको बनाना चाहिए जिसके वजह से आपके पास जो उसका फ्लो जो है वो एयर का कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे और आपका कंप्रेसर इसके अंदर हमेशा ठंडा रहे या कूल रहे। फिर वही फाउंडेशन है, फाउंडेशन आपकी सही होनी चाहिए, बोल्ट्स आपके सही टाइट होने चाहिए। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है, आपके पास एक कंप्रेसर होता है, यहाँ पर कंप्रेसर है, सही है, आपके फॉर एग्जांपल 3 से 4 कंप्रेसर लगे हुए यहाँ पे लाइन से, सही है। वो कंप्रेसर करते क्या है, आपकी एयर कंप्रेस करके ना एयर रिसीवर टैंक में देते हैं। ये आपके पास एयर रिसीवर टैंक है, यहाँ पे ना एयर स्टोर करते हैं पहले। इसकी वजह ये होती है कि जहाँ पर जो आगे लोड जो रिक्वायरमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है लोड की, तो यहाँ पे हमें लोड कंटिन्यूस मिले, इसलिए हम 3 से 4 जहाँ कंप्रेसर यूज़ कर रहे होते हैं उसका हम एक एयर रिसीवर टैंक लगाते हैं। ये सपोज कर लिए एक किस्म हमारे पास स्टोरेज है, यहाँ पे ना एयर एट हाई प्रेशर यहाँ पे स्टोर हो रही होती है, तो यहाँ पे हम एयर रिसीवर टैंक में एयर स्टोर करते हैं। और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना एट द एंड सप्लाई एयर पे, यहाँ पे हम उसके हिसाब से अपने एयर को यहाँ पे सप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है एयर रिसीवर टैंक होता है क्या, जैसा आपको कंप्रेसर है, आपके पास ये एयर रिसीवर टैंक है, यहाँ पे क्या एयर को स्टोर कर लेते हो, फिर जैसे आपकी डिमांड होती है ना वो आपको आगे आगे सप्लाई करते हो। इसके कुछ फ़ायदे वगैरह हैं। ये बेसिकली आपके पास एयर रिसीवर टैंक के एक किस्म का रिजर्वायर होता है जो कि आपको पीक डिमांड में काम आता है, सही है। और द रिसीवर टैंक विल हेल्प टू रिमूव वाटर फ्रॉम द सिस्टम बाय अलोइंग द एयर चांस टू कूल। इससे एक और काम भी होता है, आपको जो एयर होती है ना यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर होती है बेसिकली वो हॉट होती है, उसको ठंडा करने के लिए भी काम आता है। इसके बेसिकली यहाँ पे ना वाटर जम जाता है, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, उस वाटर के से इन कॉन्टैक्ट में एयर आती है जिसकी वजह से एयर आपकी ठंडी हो जाती है। एक और इसका फ़ायदा क्या है, रिसीवर टैंक मिनिमाइज पल्सुएशन। फॉर एग्जाम्पल आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो कंप्रेसर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे और जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसमें ना एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर हमेशा बरकरार रहेगा जो कि आपको आगे सप्लाई करने के लिए काम आएगा। तो एयर रिसीवर टैंक बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हेडर की तरह काम करता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है कंप्रेस्ड एयर जहाँ की रिक्वायरमेंट होती है। अगला हमारे पास है कि मेंटेनेंस पे आते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस आपको ऑयल चेक करना है, ऑयल का लेवल चेक करते हो बकायदा तौर पर। अच्छा, कभी भी हम कंप्रेसर के अंदर ना कभी भी हम अपना जो ऑयल होता है वो कम्प्लीटली फिल नहीं करते, ना ऑयल ज़्यादा डालना होता है ना ऑयल कम डालना होता है। आपको बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट रेंज तक ऑयल डालना, यहाँ भी ये एक अप्रोप्रिएट रेंज है। कुछ पोर्शन आपको लास्ट में खाली रखना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल उसको फुल कर दोगे ना, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर जनरेट हो जिसके साथ आपकी जो लीकेज हो सकती है, आपको जो एयर सील वगैरह ना वो फट सकती हैं। तो आपको प्रॉपर ऑयल लेवल मेंटेन करना है। कोई डर्ट वगैरह है तो आपको जो आपका जो ऑयल है उसकी वगैरह आपको इंस्पेक्शन भी करती रहनी है वक्त के साथ साथ। इस तरह जो ऑयल है उसको कंटिन्यूसली चेंज भी करते रहो, उसके बकायदा पहले इंस्पेक्शन करो कि यहाँ पर जो ऑयल है वो सही है भी कि नहीं। और फिर उसकी ये भी कहते हैं कि लिखा हुआ है कि ऑयल चेंज कैसे करना है। पहले नट खोलो, नट खोल के उसको बकायदा निकालो सारा, फिर कोई डर्ट वगैरह से साफ़ कर लो, ऑयल ड्रेन कर लो, और फिर उसके अंदर ऑयल दोबारा डाल दो। फिर उसके बाद लिखी जब जो ऑयल जो प्लग डालते हो उसका जो आपके पास जो ये होता है नट होता है जैसे आप क्लोज करते हो, उसके बारे चीज़ लगती है PTFE। बेसिकली डोरी होती है वाइट कलर की जो कि इसके बाहर लगती है, इससे वहाँ पर लुब्रिकेशन जो होती है वो अंदर रहती है, लीकेज कम होती है उसकी वजह से। इसकी फुल फॉर्म है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। बेसिकली वो बताया हुआ है कि अपना ऑयल जैसे हम जनरेटर का ऑयल चेंज करते हैं ना, वैसे ही लिखा हुआ है कि प्लग खोलो, ऑयल बाहर निकालो, सही से बाहर निकालो, और फिर वापसी ऑयल डाल दो और रिप्लेस कर लो ऑयल को अच्छे। और इसको कैप को आप इस डोरी से बांधो ताकि दोबारा लीकेज वगैरह ना हो इसके अंदर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी है ये। अच्छा, अगला हमारे पास है फ़िल्टर एलिमेंट है। वो फ़िल्टर निकालो, फ़िल्टर को देखो अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल वगैरह है तो उसको साफ़ करो, या फिर किसी एयर से ना इसके अंदर एक दूसरे कंप्रेसर से इसके अंदर हवा सर्कुलेट करो जिसके साथ जितने भी पार्टिकल होंगे ना इसके सारे निकल जाएंगे, दोबारा इसको इंस्टॉल कर दो।
वही पूरी प्रोसीजर लिखा हुआ है, कैसे निकालना है, फिर इसको हवा से सारे पार्टिकल निकालने हैं, बाहर फेंकना है, और फिर जो बकायदा चीज़ है उसको आपने दोबारा इसको इंस्टॉल कर देना है अपने कंप्रेसर के अंदर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास में टोटल 3 किस्म के अलग अलग स्विचेस होते हैं जो कि हम कंप्रेसर के बाहर लगाते हैं। पहला होता है प्रेशर स्विच, दूसरा होता है सेफ्टी वॉल्व, तीसरा होता है रेगुलेटर। जैसे अगर ये आपका कंप्रेसर है और ये आपका एयर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक है, तो ये एयर सप्लाई टैंक है, तो 3 होते हैं आपका। जो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है ना, प्रेशर स्विच जो होता है वो यहाँ लगता है कंप्रेसर के और इस टैंक के बीच में, प्रेशर स्विच यहाँ लगता है। इसी तरह प्रेशर सेफ्टी वॉल्व इस एयर स्टोरेज टैंक के ऊपर लगता है, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व। और आपके पास जो तीसरी चीज़ होती है रेगुलेटर, आपका रेगुलेटर यहाँ लगता है टैंक के बाद। रेगुलेटर करता है क्या, जितनी आपको आगे रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से आगे आपको एयर सप्लाई कर रहा होता है, इसका काम ये होता है। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, अगर आपका प्रेशर एक डिज़ाइन लिमिट से आगे निकल जाए तो ये एक्सिस प्रेशर को निकाल देता है, सही है। तीसरा प्रेशर स्विच है, ये इंश्योर करता है कि आपको जो प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर अगर 8 है, यहाँ भी प्रेशर मेंटेन रहे, सही है। जितना प्रेशर आगे रिक्वायरमेंट है ना, ये उसको बिल्कुल प्रॉपरली प्रेशर स्विच उसको प्रॉपरली आगे सेंड कर रहा होता है। ये यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेशर स्विच द एयर कंप्रेस्ड प्रेशर स्विच टू हेल्प मेजर द प्रेशर इनसाइड योर एयर टैंक and then is used to shut off the compressor when your air tank is reached the desired air pressure. For example, आपकी यहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी 5 बार और यहाँ पे 5 बार प्रेशर मेंटेन हो गया है, तो ये प्रेशर स्विच करता क्या है, जैसे इसको एक या फिर इंडिकेशन मिलती है, सिग्नल मिलती है इसको प्रेशर हमारा मेंटेन हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली इस कंप्रेसर को वापसी बंद कर देता है। इसका काम ये भी होता है। पहले ये भी देखते हैं कितना प्रेशर आगे जाना, ये भी देख रहा होता है, और इसको शट डाउन भी करते रहे जब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर मेंटेन हो। तो 3 किस्म के वॉल्व होते हैं, प्रेशर स्विच, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व यहाँ लगता है, और आपके पास जो दूसरा होता है क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटर, वो यहाँ पे लग रहा होता है। तो ये 3 वॉल्व होते हैं। अगला हमारे पास है ट्रबल शूटिंग है, क्या क्या मसला हो सकता है हमारे पास। यहाँ पे जो फिल्टर है उससे मसला हो सकता है, हमारे पास जो गैस किट्स है वो लीक हो सकती हैं और उसकी कैपेसिटी को डैमेज कर सकती हैं, या हमारे पास जो है वो रबर डैम्पिंग डैम्पर वगैरह इसको सही इंस्टॉल नहीं है, वो ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वाइब्रेशन कम हो सकती है। हमारे पास ऑयल लेवल चेक करते रहो तो वक्त के साथ साथ जो वॉल्व वगैरह हैं उसको चेक करते रहो, पिस्टन रिंग को चेक करते रहो, चेक द मेन बेयरिंग कनेक्शन, सारी चीज़ें आपको बेसिकली चेक करनी है। आप इससे अगर ये चीज़ें ख़राब होगी तो आपके पास नॉइज़ लेवल इंक्रीज़ होगा और वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर एक और चीज़ है अनलोडर वॉल्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये था, आपके पास कंप्रेसर था या आपके पास ऑयल रिसीवर टैंक था, एयर रिसीवर टैंक, सही है। यहाँ पे प्रेशर अभी 5 बार है, यहाँ पे प्रेशर अच्छा। इसके बाद ना एक नॉन रिटर्न वॉल्व है, ये NRV, ये नॉन रिटर्न वॉल्व है। इसका काम क्या होता है कि जब जो गैस यहाँ पे आगे चलेगी वो गैस सबसे पीछे नहीं आएगी, तो ये इंश्योर करता है। अच्छा, एक और चीज़ हम पढ़ लेते अभी, अनलोडर वॉल्व करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रेशर 5 बार था, पहले हम कंप्रेस कर रहे हैं एयर को, यहाँ भी 5 बार मेंटेन हो गया, सही है। जैसे ही मेंटेन हुआ, प्रेशर स्विच ने क्या किया, हमारे कंप्रेसर को बंद कर दिया। अब यहाँ प्रेशर क्या हुआ, यहाँ 0 बार हो गया ना, क्योंकि अब कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 0 बार होता है ना, तो इस पाइप में 0 बार नहीं होता, पहले इस पाइप में लाजमी 5 बार प्रेशर होगा, जैसे ये बंद किया होगा इसने। तो ये अनलोडर वाल्व करता क्या है कि प्रेशर स्विच या नॉन लोडर वाल्व से पहले जो पाइप होता है ना, इस वाले पाइप को, इस वाले पाइप के अंदर भी 0 बार प्रेशर कर देता है, ताकि जब कभी दोबारा हम कंप्रेसर स्टार्ट करें ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेशर 0 बार है, यहाँ 5 बार है, तो ये 5 बार हमेशा यहाँ पे बैक प्रेशर कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर होगा दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता, सही है। तो हमारे कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पाइप के अंदर भी 0 बार प्रेशर लाजमी करना होता है। तो ये अनलोडर वाल्व करता है कि हमारे जो पाइप में था ना, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको निकाल देता है, दोनों को 0 बार कर देता है, ताकि हमारा कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट हो सके। तो ये काम होता है हमारे पास अनलोडर वाल्व का, ये काम करता है अनलोडर वाल्व। फिर आगे ट्रबल शूटिंग के लिखा हुआ है कि एयर लीक देखो बाकायदा, और चेक वाल्व देखा करो बाकायदा, चेक वाल्व सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ना कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। या फिर आपके पास जो ऑयल लेवल है, ऑयल का लेवल बिल्कुल सही रखो, ज़्यादा ना लेवल ज़्यादा करना, ना अपना लेवल कम करना है, उसका लेवल बिल्कुल आपने अप्रोप्रिएट करना है।
ऑयल की विस्कोसिटी वगैरह चेक करते रहा करो। टेम्परेचर आपका इतना ज़्यादा ना हो जाए जिसके साथ आपको ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए और वो लीक होना शुरू हो जाए। इसी तरह टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना चाहिए उसके अंदर। और वाटर कंप्रेसर जो है बाकायदा उसको जो वाटर जैसे यहाँ पे जमा होता है ना, जो होता है ना आपस ये जो एयर रिसीवर टैंक होता है, यहाँ पे नीचे वाटर जमा होता है, उसको पीरियडिकली आपको निकालते रहना होता है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉल्व लगा हो तो उसको उस वॉल्व को चेक करते रहो, या फिर वाटर को पीरियडिकली यहाँ से निकालते रहो। तो ये पूरा छोटा सा कंप्रेसर की थ्योरी थी। बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये है कि आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये 3 वॉल्व कहाँ लगते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो ये अनलोडर वॉल्व है इसका फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे जो एयर रिसीवर टैंक इसका काम क्या होता है ये पता होना चाहिए। और सबसे आखिरी चीज़ यहाँ पे जो ऑयल यूज़ हो रहा है इसके 3 फंक्शन क्या क्या हैं। 3 फंक्शन क्या है, पहले सीलिंग प्रोवाइड करते हैं, दूसरा कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तीसरा के बाद यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 4 से 5 इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी और कुछ खास इसके अंदर है नहीं।